आज के इस वीडियो के बाद आपका फिजिक्स में मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगे, फिर चाहे वो जेई मेंस की बात करूं या नीट की बात करूं। तब तक आप हजारों रुपए लाखों रुपए दे के कोचिंग्स में इनरोल नहीं होगे और जब तक डर नहीं होगा तब तक हमारा धंधा नहीं चलेगा। थ्योरी आती है पर क्वेश्चंस नहीं होते, तो अगर आप समझ जाओगे, अपने अंदर डाल लोगे, तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली जो पहले आपसे अगर 10 में से 2 ही क्वेश्चन हो रहे थे, तो अब 10 में से 7-8 क्वेश्चन डेफिनेटली होने लग जाए। तो ये मैंने सारी आपको वो चीज़ें बताई हैं जो कि मैंने एक बिलो एवरेज को जीएमसी और आईआईटी एनआईटी तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक टेक्निक्स उनको फॉलो करवाई थी। सो हेलो एवरीवन। तो आज यार अगर आप जेई और नीट के एस्पिरेंट हो और आपको फिजिक्स में बहुत दिक्कत हो रही है कि फिजिक्स में आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके फिजिक्स में मार्क्स इंप्रूव होने लग जाएंगे, चाहे फिर वो जेई मेंस की बात करूं या नीट की बात करूं। हाँ यार, ये वीडियो लेकिन डिटेल्ड होगी, तो वीडियो की लेंथ कितनी होगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन लंबी वीडियो जरूर होगी। लेकिन इस वीडियो में एक भी सेकंड फालतू का नहीं होगा, कोई बकवास बातें नहीं हो रही होंगी, सारी की सारी बातें हर एक सेकंड ऐसी हो रही होंगी जो आपके फिजिक्स में मार्क्स इंप्रूव करने में मदद ही करेंगी। तो बस ध्यान से सुनना, चाहो तो हल्की फुल्की स्पीड इंक्रीज कर लेना। राइट, चलो। तो सबसे पहले यार मैं अपने बारे में अगर 30 सेकंड में आपको बता दूं कि मैं कौन हूं, ये बताने वाला कि आपके फिजिक्स में मार्क्स कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। तो यार मैंने 2020 में जेई का एग्जाम दिया था और जेई मेंस की फिजिक्स में मेरी 99.3 परसेंटाइल थी। राइट, और उसके बाद से ही पिछले 5 साल से मैं आईआईटी, जेई और नीट की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते आ रहा हूं और विद इन 5 साल मैंने 900 प्लस सिलेक्शन जीएमसी यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और लगभग 1500 प्लस सिलेक्शन आईआईटी एनआईटी में अपने स्टूडेंट्स का करवाया है। मतलब मैंने हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है और इतने स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया हुआ है। और इस साल यार मैं नीट 2026 का एग्जाम भी देने वाला हूं कुछ रीजंस के करके, जो कि मैं कभी और आपको बता दूंगा। तो मैं आपको आई होप मैं पूरा एलिजिबल हूं कि आपको बता सकता हूं कि कैसे आप फिजिक्स में एक बेटर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मुझे आपकी सारी दिक्कतें पता है। जो भी दिक्कतें आप फेस कर रहे हो, हजारों स्टूडेंट भी वही सेम दिक्कतें फेस करते थे, तो सारी चीजें मुझे पता है। तो सारी चीजों को खोल के आज रख दूंगा। आज की इस वीडियो के बाद आपका फिजिक्स में मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगे, फिर चाहे वो जेई मेंस की बात करूं या नीट की बात करूं। तो अगर दिक्कतों की बात करूं तो सबसे, अगर आप मैं आप में से किसी को भी नहीं जानता हूं, लेकिन आप में से हर एक की प्रॉब्लम जो है इन चारों में से ही कोई ना कोई एक होगी। फिजिक्स में कोई 5वीं प्रॉब्लम है ही नहीं। आप किसी भी स्टूडेंट को देखोगे ना, तो आपकी भी प्रॉब्लम इन चारों में से कोई ना कोई एक होगी, इसी करके आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। राइट, सबसे पहले आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलती हैं। सबसे पहले फिजिक्स से आपको डर लगता है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, एक बड़ी दीवार होती है कि जब डर ही लगता है तो कैसे उसको कर पाओगे। दूसरी चीज आपको प्रॉब्लम ये होती है कि फॉर्मूलेज याद नहीं रहते, फॉर्मूलेज मिक्स हो जाते हैं, कभी समझ नहीं आता इधर क्या लगाऊं इधर क्या लगाऊं। तीसरी चीज स्पीड कम है, मतलब आता भी है तो भी हमारी स्पीड इतनी कम है कि पेपर कभी पूरा ही नहीं हो पाता। चौथी चीज, सबसे बड़ी चीज, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, मैक्सिमम लोगों की दिक्कत यही होती है कि थ्योरी आती है पर क्वेश्चंस नहीं होते। कि हमें कंसेप्ट आते हैं, सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं होते। फिर चाहे जेई मेंस के क्वेश्चन करने जाते हो आप या नीट के क्वेश्चन करने जाते हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप में से मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम तो होगी ही। तो आज इन चारों की चारों प्रॉब्लम्स के बारे में मैं पहले बात करूंगा, उसके बाद इनका सोल्यूशन दूंगा और उसके बाद आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जो कि आपको मदद करेंगे इस नीट और जेई की फिजिक्स को क्रैक करने में। राइट, चलो सबसे पहले बात करते हैं पहला पॉइंट, पहली आपकी दिक्कत जो है वो है फिजिक्स से डर। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको फिजिक्स से डर लगता क्यों है। अगर मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि अगर ये माहौल बना होता ना कि सब ये बोलते कि बायो टफ है या केमिस्ट्री टफ है, तो आप भी ये मान बैठे होते कि हाँ भाई बायो टफ है या केमिस्ट्री टफ है। अभी आप क्यों नहीं मान रहे हो बायो टफ है? अगर मैं बायो के एग्जांपल लेके चलूं या चलो केमिस्ट्री के लेके चलता हूं, दोनों के लिए हो जाएगा। अगर पूरे समाज में बात फैली होती कि केमिस्ट्री टफ है
तो आपको टफ लगता। लेकिन आपको केमिस्ट्री, आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है कि केमिस्ट्री टफ है? क्योंकि आपको किसी ने बोला ही नहीं केमिस्ट्री टफ है। और इसलिए जब भी आप केमिस्ट्री करने बैठते हो और जब आपको कुछ समझ नहीं आता है, चाहे जेई की बात करो या नीट की, तो आप अपने आप को ब्लेम देते हो कि हाँ यार, मतलब केमिस्ट्री में तो टफनेस नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस करके दिक्कत हो रही है। लेकिन जब बात फिजिक्स की आती है ना, कि फिजिक्स के आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते या कुछ समझ नहीं आता, तो आप अपने आप को ब्लेम देने की जगह पे सब्जेक्ट को ब्लेम दे देते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पे एक साइकोलॉजिकल अटैक किया गया है। आप पे ही नहीं, सदियों से किया जाता आ रहा है। साइकोलॉजिकल अटैक क्या? कि आपके दिमाग पे अटैक किया गया है कि फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है। और ये अटैक किसने किया है? ये हम जैसे ही कोचिंग वाले लोगों ने किया हुआ है। कि जब तक आपके अंदर एक डर पैदा नहीं करेंगे कि फिजिक्स टफ है, मैथ टफ है, तब तक आप हजारों रुपए, लाखों रुपए दे के कोचिंग्स में इनरोल नहीं होगे। और जब तक डर नहीं होगा तब तक हमारा धंधा नहीं चलेगा। ये सिंपल सा फैक्ट है, मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ। काफ़ी कोचिंग्स का पार्ट रह चुका हूँ मैं, काफ़ी बार उधर पढ़ा चुका हूँ। पूरी डार्क रियलिटी मैं जानता हूँ कि किस किस अकॉर्डिंग आपको ये दिया जाता है। आपको डर का माहौल दिया जाता है, उस डर के बेस पे ही आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं, क्योंकि उनको आपको देना है कि आप सेल्फ स्टडी से कर ही ना पाओ जेई नीट की तैयारी। एक डर आपके अंदर डालना होता है, तो आप उस साइकोलॉजिकल अटैक का शिकार हो। मैं कहीं भी ये बात नहीं कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। सब्जेक्ट तो आप किसी में भी घुसो, चाहे आप फिजिक्स में घुसो, चाहे आप केमिस्ट्री में घुस जाओ, चाहे बायोलॉजी में घुस जाओ। बायोलॉजी के अंदर भी घुसोगे या केमिस्ट्री के अंदर भी घुसोगे ना, वो भी बहुत टफ है। सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ IIT जेई और नीट की फिजिक्स की। मैं फिजिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। फिजिक्स सब्जेक्ट नो डाउट टफ है, केमिस्ट्री भी टफ है, ऐसे तो बायोलॉजी भी टफ है। लेकिन अगर IIT जेई और नीट के सिलेबस की फिजिक्स की बात करूँ तो उसको कोई अगर टफ बोल रहा है तो वो बात नहीं चलेगी, क्योंकि उनका सिलेबस फिक्स है कि आपको इतना ही पढ़ना है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो जेई भी क्रैक, नीट भी क्रैक। सिंपल सा इतना फंडा है। फिजिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि PhD आपको करनी है। IIT जेई और नीट के पर्सपेक्टिव से फिजिक्स बहुत ईजी है। फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करूँ तो फिर फिजिक्स की क्या बात करूँ, बायोलॉजी की बात करूँ। बायोलॉजी में भी अगर PhD करने जाओगे, उसके अंदर घुसोगे तो वो भी टफ लगेगी, राइट। तो पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकालो, जब तक ये आपकी डर की दीवार आपके अंदर से टूटेगी नहीं, तब तक आगे वाली चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी, राइट। तो सबसे पहले आपको ये अपना डर खत्म करना होगा। ये डर कैसे खत्म होगा? ये डर खत्म होगा अच्छे टीचर से। आपको हर जगह अच्छे टीचर मिल जाएंगे। आप PW में देखोगे, उधर भी अच्छे टीचर होंगे। अनअकैडमी में अच्छे टीचर होंगे, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। एलन में अच्छे टीचर हैं, आकाश में अच्छे टीचर हैं, हर जगह अच्छे टीचर हैं। बस अगर आपके पास एक अच्छा टीचर है तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करो और उस पर बिलीव करो, रेगुलर रहो बस उस पर। अगर आपको पता है कि हाँ ये टीचर अच्छा है, मेरे में अभी कुछ प्रॉब्लम है, तो बस उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। और अगर आपका टीचर बाय लक, आपको अनलक, आपको अच्छा नहीं मिला, तो टीचर शिफ्ट कर लो, राइट। क्योंकि जब तक टीचर अच्छा नहीं होगा तब तक ये डर खत्म भी नहीं होगा। आपको अगर लग रहा है कि फिजिक्स डरावनी है तो एक बार मेरा ये लेक्चर देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि फिजिक्स डरावनी है कि नहीं। इस लेक्चर में मुझे आप 1-2 घंटे देख के कमेंट करके बताना कि क्या आपको फिजिक्स से डर लग रहा है। आपको खुद समझ आ जाएगा कि फिजिक्स डरावनी नहीं है, आपको डराया जा रहा है, राइट। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। नेक्स्ट चीज है कि यार आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते, ये आपको दिक्कत है। इसके देखो यार 2 सोल्यूशन है। एक तो साइकोलॉजिकल है कि मेमोरी इंक्रीज करने के कुछ तरीके होते हैं, साइंटिफिक तरीके होते हैं, जो कि मैंने भी फॉलो किए थे और मैं किसी और वीडियो में अलग से आपको बता दूंगा। अभी जो दूसरा तरीका है मैं उसकी बात करता हूं। देखो यार, आपको फॉर्मूले से याद इसलिए नहीं रहते या मिक्स मसाला हो जाता है कि कहीं का फॉर्मूला कहीं लगा दिया, ये इस करके होता है क्योंकि आपके पास कोई कन्फाइंड चीज़ नहीं है। आपको आज से एक चीज़ शुरू करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना। जब एक बार आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दोगे ना, मुझे भी यार दिक्कत होती थी कि मैं जब जेई की तैयारी करता था तब मुझे भी फॉर्मूलेस याद नहीं होते थे। याद करने वाली चीज़ें मुझे भी बहुत दिक्कत देती थी कि मेरे से याद नहीं होते थे। तो याद करने का सिर्फ एक ही ये तरीका है कि सबसे पहले आप शॉर्ट नोट्स बना लो। जब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, जब चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो बना दूंगा कि शॉर्ट नोट्स परफेक्ट कैसे बनाएं। बाकी आप देख लेना, हजारों लोगों ने बनाई होगी, किसी ने अच्छी बनाई होगी, किसी ने।
तो सबसे पहले जब आपका पूरा सिलेबस खत्म, पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, उस चैप्टर के पहले लॉन्ग नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो। उसके बाद बैठ के 3-4 घंटे तसल्ली से बैठ के 1 या 2 पेज के अंदर A4 साइज में अच्छे से उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे कि अगर मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स दिखाऊं तो ये रोटेशन और सेंटर ऑफ मास के शॉर्ट नोट्स हैं। इस एक पेज से मैं IIT JEE और नीट की फिजिक्स का हर एक रोटेशन और सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन कर सकता हूँ। ये पावर होती है शॉर्ट नोट्स की। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें अच्छे से सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए, पूरा कंप्लीट हो, एक या 2 शीट में आ भी रहा हो और पूरा का पूरा सारा कुछ मिस भी ना हो, ऐसे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। उस शॉर्ट नोट्स को बनाओ तो एक जगह ही सारा कॉन्फाइंड कंटेंट रखा होगा, सारा छान के आपने कंटेंट रखा होगा और उसी की फिर बार मल्टीपल रिवीजन करो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर मल्टीपल रिवीजन, 5-6 बार उसकी मल्टीपल रिवीजन करो, अपने आप ही फॉर्मूलेस याद रहने लग जाएंगे। और जब फिर उसको आप प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा ग्रिप में आ जाएगा, कि कैसे कैसे याद होगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो यार। जब तक शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू नहीं करोगे, और आपके हाथ से बने हुए शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, मैं बना के दे दूं या किसी और के ले लो, उनसे काम नहीं चलता है। आपके हाथ से लिखे होंगे तभी वो याद रहेंगे, तभी वो कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो दिक्कत है आपकी, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, स्पीड कम है। अब स्पीड कम क्यों है, इसके बहुत से लोग अलग अलग रीज़न, मतलब मैक्सिमम लोग यही कि एक ही सोल्यूशन देते हैं इसका कि ऐसा करो, स्टॉप वॉच लगा के काम करो। लेकिन उससे आपका कुछ नहीं होगा। उससे क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप स्टॉप वॉच लगा के काम करोगे ना, तो आप पहली बात तो आप क्या करोगे, स्टॉप वॉच लगाओगे, आप जल्दी जल्दी सोचोगे जल्दी जल्दी हाथ चला लूँ, हो जाएगा, लेकिन जल्दी जल्दी हाथ चलेगा नहीं, आपके हाथ कांपेंगे, मतलब इम्पेशेंट हो जाओगे आप, और जो आता भी होगा वो भी नहीं कर पाओगे। आपके दिमाग पे आपका फोकस नहीं रहेगा, क्वेश्चन पे फोकस नहीं रहेगा, आपके हाथ पे फोकस हो जाएगा। तो सिली मिस्टेक्स बहुत करोगे आप कैसे फिर स्पीड इंक्रीज कर सकते हो? अगर आप ध्यान से सोचो ना, तो आप याद करो जब आप फर्स्ट क्लास में थे, जब आप पहली क्लास में थे, और जब पेपर में आता था, फाइनल एग्जाम में आता था, 100 नंबर का क्वेश्चन आता था कि A to Z लिखो, है ना, A से लेके Z तक लिखो, ABCD लिखो, 100 नंबर का यही आता था। तब आप उस ABCD को लिखने में 30 से 35 मिनट लगाते थे, राइट? लेकिन आज मैं वही ABCD आपको लिखने को दूं तो कितना टाइम लगाओगे? मैक्सिमम 30 सेकंड। तो इस 100 गुना स्पीड आपकी इंक्रीज कैसे हुई? आप वही हो जिसको पहली क्लास में 30-35 मिनट लगते थे ABCD लिखने में, और आज आपको 30 सेकंड लगते हैं। तो 100 गुना स्पीड आपकी इंक्रीज कैसे हुई? ये इंक्रीज हुई मसल मेमोरी से। आपके अंदर एक मसल मेमोरी बन चुकी है कि A to Z तो आप लिख ही सकते हो, कॉन्फिडेंस भी है और साथ में मसल मेमोरी भी है। तो जब तक ये मसल मेमोरी जनरेट नहीं होगी, तब तक आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। अब ये मसल मेमोरी जनरेट कैसे होगी? बार बार प्रैक्टिस करने से। मान लो जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हर साल क्वेश्चन आता है, जेई पे भी और नीट में भी। तो कंजर्वेशन मोमेंटम के मान लो 40-50 अच्छे वाले क्वेश्चन, 40-50 अच्छे वाले क्वेश्चन आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिए। मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको, स्पीड कैसे इंक्रीज होगी आपकी। तो 40-50 क्वेश्चन आपने अच्छे वाले कंजर्वेशन मोमेंटम के प्रैक्टिस कर लिए। 3 दिन के बाद, 3 दिन के गैप के बाद वापस वही जो 40-50 क्वेश्चन आपने किए थे उनको वापस प्रैक्टिस करो, हाथ से ही लिख के करना है। 2 बार जब आप हाथ से अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी मसल मेमोरी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद 3 बार मेंटली बस जो आपने सॉल्व किया है, जो 2 बार आपने सॉल्व किए हैं कंजर्वेशन मोमेंटम के क्वेश्चन, उसको रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो। जब ये प्रोसीजर को आप फॉलो करोगे कि एक बार आपने पहले कंजर्वेशन मोमेंटम के 40-50 क्वेश्चन किए, हर एक टॉपिक के लिए बता रहा हूँ, कोई भी टॉपिक है उसके आपने 40-50 क्वेश्चन किए, 3 दिन के गैप के बाद वापस वही जो 40-50 क्वेश्चन किए थे वापस एक बार फिर से हाथ से किए। उसके बाद क्या किया आपने? 2 बार हाथ से कर लिए, 3 बार उसके बाद आपने क्वेश्चंस को अपने आंखों से देख लिया, मेंटली उसको रिवाइज किया। जब ये 5 बार आप कर लोगे ना, तो आपके मसल्स में एक मेमोरी जनरेट हो जाएगी कि कंजर्वेशन मोमेंटम के क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर धड़ाधड़ स्पीड आपकी आ जाएगी। यही तरीका है, यही जेन्युइन और बेस्ट तरीका है आपकी, जो कि रियलिटी में आपकी स्पीड इंक्रीज करेगा। मसल मेमोरी से ही आपकी स्पीड इंक्रीज होगी।
राइट। मैं एग्जांपल भी दे चुका हूँ कि ABCD आप पहले कैसे लिखते थे, आज आप कितनी स्पीड में लिख सकते हो। तो 100 गुना आपकी स्पीड इंप्रूव क्यों हुई है? क्योंकि आपके अंदर मसल मेमोरी जनरेट हो जाती है। तो मसल मेमोरी से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। जो स्टॉप वॉच वगैरह ये सारे टॉपर्स के लिए काम कर जाती हैं, हम जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए तो और दिक्कत दे देती हैं कि हम स्टॉप वॉच लगाते हैं, जो आता है वो भी घबराहट के मारे में कर नहीं पाते, हाथ कांपने लग जाते हैं। उससे काम नहीं होगा। जो मैं बोल रहा हूँ बस बिना कुछ सोचे उसी को फॉलो करो। एक बार करके देखना, एक हफ्ता ही करके देख लेना, आपको दिखेगा कि स्पीड आपकी कितनी इंप्रूव हो गई है। राइट, चलो आगे बात करते हैं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन नहीं होते। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी कि थ्योरी तो आती है हमें, थ्योरी हमें समझ आ रही है, कंसेप्ट हमें बढ़िया समझ आ रहे हैं कि अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी ये होता है, ऐसे मजा आ रहा है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी क्या है, ए रिलेटिव वेलोसिटी होती है। सारा कुछ कंसेप्ट का फील आपके अंदर है, लेकिन क्वेश्चन तब भी आपसे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? यार मैं अब हवा में आपको नहीं समझा सकता, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ 2। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं 3 आपको ऐसे पॉइंट सिखाऊंगा जिसको अगर आप समझ जाओगे, अपने अंदर डाल लोगे, तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली जो पहले आपसे अगर 10 में से 2 ही क्वेश्चन हो रहे थे, तो अब 10 में से 7-8 क्वेश्चन डेफिनेटली होने लग जाएंगे। और बाकी जो 1-2 क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे कैसे होंगे? वो टाइम के रहते ही एक्सपीरियंस के साथ होंगे। ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 के 10 क्वेश्चन होने लग जाएंगे, लेकिन हाँ, जो अभी आप 10 क्वेश्चन करते हो तो 10 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो उसमें से 3-4 ही कर पाते हो, ये हो जाएगा कि अब 8-9 क्वेश्चन होने लग जाएंगे। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है ना हो, लेकिन बाकी होने लग जाएंगे। और एक आधा क्वेश्चन तो सबसे ही नहीं होता, चाहे फिर टॉपर हो चाहे एवरेज हो, कोई भी हो। राइट, चलो बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जब आप देखते हो ना, पहली दिक्कत आपके साथ यही होती है कि जब आप कोई क्वेश्चन देखते हो तो आप देख के आपके हाथों से जान निकल जाती है, आपके हाथों में जान ही खत्म हो जाती है कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो टफ लग रहा है, कि यार इसमें तो tan अल्फा, tan थीटा, sin अल्फा ये सब आ रहा है। अब ये देख के जान निकल जाती है, और क्वेश्चन चाहे बहुत ईजी होता है। मैंने दोनों क्वेश्चन काइनेमैटिक्स के लिए हैं। काइनेमैटिक्स के इसलिए लिए हैं क्योंकि काइनेमैटिक्स स्टार्टिंग चैप्टर है तो सबको रिलेवेंट रहेगा। अगर मैं बाय चांस SHM वेव का क्वेश्चन ले आता इधर और आपने SHM वेव किया ही ना होता, फिर वो कोई रिलेवेंस नहीं रह जाती, आपको समझा भी ना पाता मैं उस अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने काइनेमैटिक्स के दोनों क्वेश्चन लिए हैं कि सो दैट सब ने काइनेमैटिक्स पढ़ा ही होता है, कम से कम देखा तो होता है, तो उनको सबको रिलेवेंस रहे, इसलिए मैंने काइनेमैटिक्स के ही दोनों क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अच्छा, तो जब आप क्वेश्चन देखते हो तो सबसे पहले तो आपका उसी वक्त कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आप ध्यान से अगर सोचोगे ना, जब आपके सामने टेस्ट में 45 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, या जेईई में 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो ईजी होते हैं वो भी आप नहीं कर पाते हो। ऐसा होता है जब बाद में उसके सोल्यूशन देखते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप विजुअली उसको देखते हो, अपनी आंखों से देखते हो, और आपके आंखों से एक सिग्नल चला जाता है कि यार नहीं ये तो टफ लग रहा है, और आपका माइंड फिर उस अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करता है, नहीं यार ये तो टफ है, इसको छोड़ दो, आगे चलते हैं। ऐसे ही होता है। इसको सबसे पहले टैकल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको फिजिक्स अगर आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो सबसे पहले आपको बेसिक मैथ, वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन, ये 3 चैप्टर, पहली बात आपको इन चैप्टर्स के बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये 3 चैप्टर्स बार बार आगे हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई होंगे, हर एक चैप्टर में अप्लाई होंगे। तो सबसे पहली बात तो इस पे आपकी पकड़ अच्छे से होनी चाहिए। इसमें अगर आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है तो सबसे पहले इसमें पकड़ अच्छी बनाओ, इसके नोट्स वापस रिवाइज करो। राइट, अच्छा, तो पहली बात तो ये सारे अच्छे से रिवाइज होने चाहिए, ठीक है। ये 3 चैप्टर अच्छे से होने चाहिए क्योंकि ये हर जगह अप्लाई होंगे, बार बार होंगे। राइट, अच्छा, उसके बाद हाथों में जान कैसे आएगी? हाथों में जान ऐसे आएगी कि क्वेश्चन जब भी कभी सामने क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहला जब आपको डर लगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको एक्सपीरियंस है तो डर लगेगा क्वेश्चन से, अलग अगर खतरनाक ऑप्शन दिख रहे होंगे तो उस टाइम आपको ये करना है कि अपने दिमाग को, अपनी मेंटालिटी में बस ये रखना है, अपने आप को ये समझाना है कि यार देख, जो ये क्वेश्चन आया है, ये आया तो उधर से ही है, जो सर ने कराया है मुझे उससे बाहर तो नहीं होगा, ये आपको भी पता है। बस मुझे बैठ के सोचना है कि जो सर ने कराया है उसमें से क्या इसमें लग रहा है, और जो सर ने कराया है वो आप रिवाइज करके ही आए होते हो। तो बस आपको ये सोचना होता है कि क्या इसमें कौन सा लगेगा। पहली बात तो ये आपको मेंटालिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि अरे जो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, चाहे देखने में डरावना लग रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चन सर ने जो कराया है उसके अंडर की ही कोई ना कोई बात हो रही होगी। राइट, अच्छा, तो उसके बाद ये जब आपकी मेंटालिटी होगी ना, तो एटलीस्ट आप एक बार हाथ अपने चलाने की कोशिश करोगे
कि हाँ चलो एक बार करके तो देखते हैं, क्योंकि आपको इतना क्लियर रहेगा कि हाँ एक क्वेश्चन मैं जो रिवाइज करके आया हूँ उसके अंदर से ही बन सकता है, बस मैं कर नहीं रहा हूँ, डर रहा हूँ इस करके नहीं हो रहा है, राइट। उसके बाद जब आप इसको करना शुरू करोगे तो बस आपके हाथों में पहली जान आ जाएगी कि हाँ यार है तो उसके अंदर से ही करने का ट्राई करता हूँ। फिर आपको दिखेगा कि अच्छा आपको बोला कि 2 प्रोजेक्टाइल हैं, फायर किए गए हैं इनिशियल स्पीड से, सेम इनिशियल स्पीड से, एक को इतने एंगल से, दूसरे को इतने एंगल से, ठीक है। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट की रेशो पूछ रहे हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की रेशो पूछ रहे हैं तो आपको सबसे पहले बात तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला कैसे याद करने है वो सारा कुछ बता दिया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आपको फॉर्मूला पता कि सर होता है 2u sin θ/g, है ना। अभी फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे याद है चाहे नहीं, आपको बस समझाने की बात कर रहा हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये है। अब आपको बोल रहा है कि दोनों, एक बार आपने प्रोजेक्टाइल को 45 प्लस अल्फा से फेंका, एक बार 45 माइनस अल्फा से फेंका। दोनों के केस में जो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ इसके टाइम पीरियड की रेशो पूछी है आपसे। तो पहले हम T1 अगर निकाल लें तो T1 होगा हमारा 2u, इसका थीटा है आपका 45 प्लस अल्फा, ये आपका T1 है ना। और ये लेट से आपका मैं T2 इधर लिख देता हूँ, ये आपका T2 है, 2u sin 45 माइनस अल्फा बाय जी। ए आपका T1 और T2 निकल के आ गया। जब अब आपने T1 और T2 निकल के निकाल लिया, अब आपसे पूछा क्या था कि इन दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट की रेशो निकालो, तो बस उसके बाद तो आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड ही करना है। तो T1 डिवाइड बाई T2 क्या आ जाएगा, 2u/g कट जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या हमारे पास, साइन 45 प्लस अल्फा डिवाइड बाय साइन 45 माइनस अल्फा, ए आपके पास बचेगा। बस क्वेश्चन खत्म। अब जब इधर तक भी आप पहुंच जाते हो, इधर के बाद आपको दिक्कतें आती है कि अभी तो ऑप्शन मैच किया ही नहीं कोई। अब बस करना कुछ नहीं है, इसके बाद बस बेसिक मैथ की बात आती है कि साइन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला पता हो, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। जब ये फॉर्मूला आप लगाओगे, नीचे भी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, तो ऑटोमेटिकली इनमें से किसी एक फॉर्म पे आप खुद ही पहुंच जाओगे, ठीक है। इसमें से किसी एक फॉर्म पे ए डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा और काम आपका खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन ईजी है जब आते हैं तो उसमें पहली बात आपके अंदर मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन जो सर ने कराया है उससे बाहर तो नहीं होगा, बस मुझे हिम्मत रखनी है और ट्राई करना है। और दूसरी बात, आपके ये 3 चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि जब क्वेश्चन इजी होगा, आपके अंदर हाथों में जान भी होगी, तो आप इधर तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन इधर से आगे इधर ऑप्शन को मैच नहीं करा पाओगे, क्योंकि आपको बेसिक मैथ वेक्टर नहीं आता। तो बस ये 2 चीज़ें रखनी है पहली बात तो, ठीक है। इस क्वेश्चन से पहला पॉइंट आपको मैंने सिखा दिया कि हाथों में जान होनी चाहिए, डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपको बस पता होना चाहिए कि लेक्चर से बाहर नहीं जा रहा है, जो सर ने कराया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कुछ ना कुछ होगा, जो मैंने माल मसाला आप पढ़ के आए हो उसी से कुछ ना कुछ इसको यूज़ करके क्वेश्चन बनता होगा। पहली बात अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। ठीक है, इतना समझ आ गया कि पहली बात आपको अपने हाथों में जान लेके आनी पड़ेगी, एक क्लियर है। सॉरी यार बीच में लाइट चली गई थी। अब दूसरे क्वेश्चन से आपको अगले 2 पॉइंट बताता हूं। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे अगले 2 पॉइंट आपको पता लगेंगे कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। पहला पॉइंट आपको मैंने बता दिया है, राइट। अच्छा, आगे इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड करो, क्वेश्चन देखो एक बार रीड करो और सोचो क्या आप एक क्वेश्चन कर सकते हो। अब जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो या ऐसे किसी भी क्वेश्चन को देखते हो, मे बी ये आपको किसी को आता हो, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन देखते हो तो आप सबसे पहले इसको सोचते हो कि माइंड में ही सोल्व हो जाए, और उसी चक्कर में क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता। जब भी क्वेश्चन आपके सामने फिजिक्स का आए तो सबसे पहले उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर दो। पूरी स्टोरी जो टेक्स्ट में लिखी हुई है उसको डायग्राम या इमेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जब एक बार आपने क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन उधर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आपके माइंड को सिग्नल मिल जाता है कि अच्छा करना क्या है। जैसे देखो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि एक बुलेट है जो कि गन से निकली और रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक को u वेलोसिटी से ट्रैवल की, है ना। जब व्हेन बुलेट ट्रैवल्स 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक अलोंग इट्स लेंथ हॉरिजॉन्टली, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम u/3, देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कम्स टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ ए ब्लॉक, द टोटल लेंथ ऑफ ए ब्लॉक आपसे पूछा है। देखो अब एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको मान लो कुछ समझ नहीं आया, इस क्वेश्चन को अगर बस आप डायग्राम में कन्वर्ट कर देते ना। देखो इस क्वेश्चन में बस इतना सा बोला है, इस क्वेश्चन में इतना सा बोला है कि एक आपके पास एक रेक्टेंगुलर फट्टा है ना, फट्टा बोलो जो भी बोल लो, है ना, रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है ना। इधर आपके पास गोली इधर से निकल के आ रही है,
इधर से आपकी गोली निकल के आ रही है, इस गोली की इनिशियल वेलोसिटी थी u, और जब एक 24 सेंटीमीटर अंदर इस लक्कड़ के रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर घुस जा रही है, तब इसकी वेलोसिटी हो जा रही है u/3। मतलब जब इसके अंदर 24 सेंटीमीटर घुस गई तब इसकी वेलोसिटी हो गई u/3। और उसके बाद जब एक u/3 होगी, उसके बाद आगे बोला देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक। उसके बाद वो वापस आगे और घुस रही है, तो जब ये आगे और वापस घुसी तो जब से इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ ए ब्लॉक। उसके बाद जब ये अदर दूसरे एंड पे दूसरे किनारे पे ब्लॉक के पहुंची तो ये रेस्ट पे आ गई, तो ये हमारी रेस्ट पे आ गई। मतलब जब इधर पहुंची है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। कुल मिला के पूरी कहानी ये बताई हुई है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की कहानी क्या है, इस डायग्राम से अब क्लियर हो जाएगी कि एक गोली मारी गई रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक में, जिसमें पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। जब वो 24 सेंटीमीटर अंदर घुसी उसके तो उसकी वेलोसिटी u/3 हो गई। उसके बाद u/3 वेलोसिटी से वो आगे फर्दर और पेनिट्रेट की, और जब दूसरे किनारे पे पहुंची तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। कुल मिला के क्वेश्चन ए है। अब हमें पूछा क्या है, टोटल लेंथ बतानी है वुडन ब्लॉक की। मतलब सर मुझे इसकी ए बताना है कि ये लेंथ कितनी है, पूरी ए लेंथ कितनी है। तो मुझे इतना तो पता है कि ये 24 सेंटीमीटर है, तो बस बचा इतना कि बस मुझे ए पता करना है कि ए कितनी लेंथ है। जब मुझे ए पता लग गया कि ए कितनी, इसकी इस लेंथ की कितनी वैल्यू है, तो 24 प्लस इसकी जो वैल्यू होगी उसको ऐड कर दूंगा तो टोटल ब्लॉक की लेंथ मिल जाएगी। यही स्टोरी है, क्लियर है। अच्छा, अब कैसे करेंगे इसे। अब देखो इस क्वेश्चन को बस आप 2 पार्ट्स में अब तोड़ सकते हो। आपको खुद देख के समझ आ रहा है कि पहले हमें बताया कि पहले उसकी वेलोसिटी u थी, बाद में उसकी u/3 हो गई, फिर u/3 से वापस चला, u/3 से 0 तक आगे गया। तो मतलब ये हम इसकी पूरी यात्रा को, जो आपकी गोली जा रही है चीर के निकल रही है, इसकी पूरी यात्रा को 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। ये पहली यात्रा ए कि जब u से u/3 वाली यात्रा हुई, और दूसरी यात्रा है जब u/3 से 0 तक की यात्रा हुई। ये 2 यात्रा में इस पूरी यात्रा को हम तोड़ सकते हैं, राइट। अच्छा, ये क्या हुआ, अच्छा ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, उसके बाद तो आपको पता है, आपको सबसे पहले पहली यात्रा को सोल्व कर लो, फिर दूसरी यात्रा को सोल्व कर लो, उसके बाद काम हो जाएगा। इतने से काम होगा। देखो सबसे पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है पहली यात्रा की, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है। अब आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी दी हो, फाइनल वेलोसिटी दी हो, तो सबसे पहले बात तो आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होंगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इनके एक ही फॉर्मूले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं सर, कि v = u + at, है ना, s = ut प्लस, बोलो भाई, s = ut + ½ at², और v² = u² + 2as, ये होती हैं, राइट। अच्छा, अब ये भी दिक्कत आती है कि इन तीनों में से क्या लगाएं। तो ध्यान से देखो, भेजा खोला रखा करो, ये दिमाग दिया हुआ है ना, खोपड़ी में डाला हुआ है, तो इसको थोड़ा सा यूज़ किया करो, आराम से तसल्ली, डरा ना करो, आराम से तसल्ली रखो। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, पहले केस में आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है और डिस्टेंस दिया है। टाइम की तो कोई बात ही नहीं हुई है ना, आपको टाइम निकालने को बोल रहे हैं, लेंथ निकालने को बोल रहे हैं, तो टाइम की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। और आप ध्यान से देखोगे तो पहले 2 फॉर्मूले में तो टाइम आता है फॉर्मूले में, तो पहले 2 फॉर्मूले तो अप्लाई होंगे ही नहीं, क्योंकि टाइम की कोई बात जिक्र हुआ भी नहीं है कि टाइम दिया हो, या ना टाइम निकालने को बोल रहे हैं, तो टाइम की कोई बात ही नहीं होती, तो ये 2 फॉर्मूले नहीं लगेंगे। तो मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला लगेगा। ये भी ऐसे सीखते हैं कि कहाँ क्या लगाना है, राइट। अच्छा, मतलब ये हमें ए भी, इस क्वेश्चन से आप ये भी सीख गए कि इक्वेशन ऑफ मोशन के ए वाले 2 फॉर्मूले तब लगाते हैं जब टाइम दिया हो या टाइम निकालना हो, और ए वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं जब टाइम ना दिया हो या टाइम की कोई बात ही ना हो रही है, तो ए वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये भी आपको मैंने सिखा दिया, राइट। अच्छा, तो आपको ये डिसाइडेशन हो गया कि आपको ए वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले आप पहली यात्रा में ए वाला फॉर्मूला लगाओ। तो पहली यात्रा में आपकी फाइनल वेलोसिटी है u/3, तो u/3 का स्क्वायर कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी आपकी u ही थी, 2as, है ना। और ऐसा आपको पता ही है, पहली यात्रा का तो ऐसा आपको पता ही है कि 24 है, पहली यात्रा में 24 सेंटीमीटर के अंदर घुसा था, तो आपको पता ही है। तो इधर से जब एलसीएम लेंगे हम, तो इधर से u² / 9 माइनस u² बराबर इधर से आ गया 48a। तो इधर से अब एलसीएम ले लो, है ना, तो माइनस 8u², 9 / 48, है ना। तो जब इधर से हम सोल्व करेंगे तो 8 से 4 गया, तो a बराबर आ जाएगा -u² / 54, है ना।
48 से 8 काट के नीचे 6 चला जाएगा तो 54 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपने पहली यात्रा से एक्सेलरेशन निकाल के रख ली सर कि आपकी एक्सेलरेशन आई, एक्सेलरेशन बोलो या डी एक्सेलरेशन बोल दो ना, रिटार्डेशन बोल दो, माइनस यू स्क्वायर बाय 54। माइनस साइन हमें यही बता रहा है कि रिटार्डेशन हो रही है। रिटार्डेशन का मतलब तो समझते हो ना यार कि स्पीड का कम होना, है ना। अरे यार जब मेरे पास लक्कड़ है मान लो, है ना, लक्कड़ का गट्ठा है, ब्लॉक है, अब इधर से जब मैं बुलेट मारूंगा, जब गोली मारूंगा तो धीरे धीरे बुलेट जब इसके अंदर घुसेगी तो उसकी वेलोसिटी कमी होगी ना, क्योंकि जो है लक्कड़ है इसको रिटार्डिंग फोर्स लगा रही है ना, समझ रहे हो। चलो अच्छा, तो आपकी रिटार्डेशन आई इतनी। अब दूसरी क्वेश्चन, दूसरे केस को या दूसरी यात्रा को सोल्व करो। अब दूसरी यात्रा में अगर आप देखो तो दूसरी यात्रा के लिए इनिशियल वेलोसिटी, अब जो दूसरी यात्रा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u/3। जो पहली यात्रा की फाइनल वेलोसिटी थी वही दूसरी यात्रा की इनिशियल वेलोसिटी है। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है दूसरी यात्रा की u/3 और फाइनल वेलोसिटी, फाइनली आपका क्या हो जा रहा है दूसरी यात्रा में, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जा रही है। तो फाइनल वेलोसिटी सर आपकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u/3 है दूसरी यात्रा के लिए अगर इक्वेशन लगाएं, और एक्सेलरेशन अभी आपने निकाली माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 54, है ना, जिसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज ए रिटार्डेशन इनटू s। अब इधर से आपका s निकल जाएगा और s निकलेगा, s क्या है, s यही है ना, ये जो s हमें निकालना था यही तो s निकलेगा कि दूसरी यात्रा में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो दूसरी यात्रा में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो निकालते हैं u/9, यू स्क्वायर बाय 9 इधर गया माइनस में आया तो -2u स्क्वायर डिवाइड बाय 54s, है ना, a आ गया अपने पास। तो u स्क्वायर से u स्क्वायर मर गया, है ना, u माइनस से माइनस मर गया, ठीक है। तो अब माइनस इधर क्या बचा हमारे पास, इधर हमारे पास 1/9 बचा, इधर हमारे पास बचा 2s डिवाइड बाय 54, 2s डिवाइड बाय 54 ये बचा हमारे पास। अब तो काम खत्म हो गया यार, ये 6 से कट जाएगा, है ना, 6 से कट जाएगा तो इधर हमारा आ जाएगा इधर 1/1 2s डिवाइड बाय 6, तो इधर से हमारा s आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि 3, तो s हमारा आ गया 3। तो मुझे सर क्या समझ आया, मुझे ये पता लग गया कि s मेरा मतलब जब इधर दूसरी यात्रा में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 3 सेंटीमीटर। बस काम खत्म। हमें वुडन ब्लॉक की लेंथ पूछी थी, क्या पूछा था, वुडन ब्लॉक की लेंथ की, जो वुडन ब्लॉक है इसकी लेंथ कितनी है। तो पहली यात्रा में वो 24 सेंटीमीटर गया, दूसरी यात्रा में जब इसको चीर के बाहर निकला तब ये 3 सेंटीमीटर गया। तो 24 + 3 यही तो वुड की लेंथ है, वुडन ब्लॉक की लेंथ है। तो 24 + 3 दैट मीन्स 27, ये हमारी वुडन ब्लॉक की लेंथ है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो दो चीज़ें क्लियर हो गई। पहली चीज़ है हाथों में जान, आपको ये समझना है कि जो सर ने कराया है एक क्वेश्चन उससे बाहर तो नहीं है, तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि एक बार ट्राई तो करता हूँ, डरूंगा नहीं ऑप्शन देख के, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये समझ आ गया कि जब आप इसको डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हो तो क्वेश्चन अपने आप पिक्चर क्लियर कर देता है कि अच्छा करना क्या है, ठीक है। तीसरी चीज़, अभी भी काफ़ी लोगों ने मान लो क्वेश्चन कर लिया, लेकिन फिर भी जब नए क्वेश्चन आते हैं तब नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने पहले क्वेश्चन जब मैंने पहली इक्वेशन को सॉल्व किया, पहली यात्रा को सॉल्व करके जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन निकाली, इसको मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट क्यों कर दिया, ये भी आपको क्लियर नहीं होता। आप काफ़ी इधर तक भी पहुंच जाते हैं कि मान लो क्वेश्चन कर भी लिया। तीसरी प्रॉब्लम ये है मेंटल एबिलिटी, रीज़न नहीं देते आप अपने आप को, बस किसी तरह सोचते हो फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल दूँ, तो जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अटक जाते हो, राइट। पहली बात तो ये तो समझ आ गया कि डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन अब अगर मैं आपसे यही पूछूं कि जो आपने पहली यात्रा से रिटार्डेशन मतलब कि ए की वैल्यू निकाली थी, ये आपने इसको दूसरी इक्वेशन में पुट क्यों करा, तो जब तक इसका आपके पास आंसर नहीं है कि या इसको आप दूसरे में पुट क्यों कर पाए, तब तक भी बात नहीं बनी, तब तक आप फिजिक्स सीख ही नहीं पाए। क्यों पुट किया दूसरी इक्वेशन में? क्योंकि भाई वुडन ब्लॉक तो सेम ही है ना, तो वुडन ब्लॉक तो
स्टार्टिंग में भी जो रिटार्डिंग फोर्स दे रहा था आगे भी वही रिटार्डिंग फोर्स देगा। तो मतलब रिटार्डिंग फोर्स, क्योंकि वुडन ब्लॉक सेम है तो रिटार्डिंग फोर्स हमारी कांस्टेंट है। और हमें पता है कि F बराबर होता है ma के बराबर, न्यूटन्स का सेकंड लॉ है ना। F बराबर होता है ma के, तो F बराबर ma के होता है। तो अगर फोर्स मेरी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी मेरी कांस्टेंट रहेगी। मतलब जो मेरी पहली यात्रा की रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन है a की वैल्यू है, वही मेरी दूसरी यात्रा में भी रहेगी। दैट्स वाई मैंने a की वैल्यू इधर से निकाल के दूसरी यात्रा में पुट कर दिया। तो मुझे पता होना चाहिए कि जो मैं पहली इक्वेशन को सोल्व करके a निकाल रहा हूँ उसको मैं दूसरे में पुट क्यों कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न तो पता हो ना, कि बस निकाला पुट कर दिया। पता तो हो कि क्यों पुट कर पा रहा हूँ। ये रीज़न क्लियर होंगे तो तीसरी चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन सोल्व करने के तीन ही तरीके हैं कि क्वेश्चन आपसे बनना तभी शुरू होंगे। पहली बात अपने हाथों में जान लेके आनी है कि जो सर ने कराया है उससे बाहर तो एक क्वेश्चन की औकात नहीं है कि उससे बाहर होगा, तो उससे जान आएगी कि चलो एक बार ट्राई तो करूँ। दूसरी बात, क्वेश्चन जब सामने आए तो उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर दो, 50% क्वेश्चन उधर ही खत्म हो जाता है, मर जाता है, रद्दी हो जाता है क्वेश्चन, जितना मर्जी टफ क्वेश्चन हो डायग्राम में कन्वर्ट कर लोगे तो क्लियर हो जाता है कि अच्छा ऐसे ही करना है क्वेश्चन को। तीसरी चीज़ कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको क्लियरेंस होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला मैंने इधर क्यों लगाया, इसको इधर क्यों नहीं लगाया, ये वाला फॉर्मूला इधर ही क्यों लग रहा है, इधर क्यों नहीं लग रहा है, ये रीजनिंग होनी चाहिए। जब ये तीन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको फिजिक्स में डर भी खत्म हो जाएगा, फिजिक्स के क्वेश्चंस बनने भी लगे जाएंगे, और अगर कभी नवा क्वेश्चन भी बन के आया तो वो भी आपसे सोल्व होने लग जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। अब कुछ छोटी मोटी बातें और फिजिक्स पेपर की रियलिटी बताता हूं। देखो फिजिक्स पेपर की रियलिटी यही है कि 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि फॉर्मूला बेस होते हैं और 40% ऐसे होते हैं जो कि एप्लीकेशन बेस होते हैं। ये नीट के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कह सकता हूँ, जेई में थोड़ा सा कम, मतलब नीट में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है कि नीट में 70% तक भी जा सकता है कभी कभी, और जेई में थोड़ा सा नीचे हो सकता है कि जेई में 40-50% तक भी जा सकता है ना, क्योंकि नीट में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जेई में रिलेटिवली कम आते हैं। लेकिन जेई में भी फॉर्मूला जैसे वाला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस ही था, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, है ना। तो जेई में मान लो कि आपका 40-50% फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और नीट में 60-70%, तो उसका एवरेज ही मैंने लिखा था ये। ठीक है, तो ये आपकी रियलिटी है। तो मतलब आपको ये समझ आ रहा है कि पूरे पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है एवरेजली अगर बात करें कि 60% क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस होते हैं सर, 60% क्वेश्चन फॉर्मूला बेस होते हैं और 40% एप्लीकेशन बेस होते हैं। फॉर्मूला बेस क्वेश्चन कैसे आपसे सोल्व हो पाएंगे? फॉर्मूला बेस क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो पाएंगे कि पहले शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाओ, फॉर्मूलाज आपके टिप्स पे हो, आपको पता हो कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस फॉर्मूले याद हो और फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखना है, बस इतना सी काम है। तो फॉर्मूला भी 60% क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे कि बस कुल मिला के इतना करना है कि फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं और बस ये दिमाग में रखना है कि याद करते हुए ये भी दिमाग में रखना है कि ये फॉर्मूला अप्लाई कहाँ करना है। मतलब पता लगे याद है मुझे लेकिन पता ही नहीं है कि अप्लाई, क्वेश्चन सामने आया तो पता ही नहीं लग रहा है इधर अप्लाई भी करना है। जब याद करो तो एक्टिव रिकॉलिंग होनी चाहिए कि मतलब याद तो कर लिया मैंने फॉर्मूला कि ये मेरा फॉर्मूला है, ये भी साथ साथ में याद करना है कि इस फॉर्मूले को लगाना कहाँ है। ठीक है, सिर्फ आप में से काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि फॉर्मूला याद कर लिया लेकिन ये नहीं याद किया कि कहाँ लगाना है, वो भी याद करना है। दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी कि फॉर्मूला याद करो, उसके बाद अपने दिमाग में ये भी याद करना है कि इसको लगाना कहाँ कहाँ है मुझे। ठीक है, चलो तो पहली बात फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो बस एक बार शॉर्ट नोट्स बार बार मल्टीपल रिवीजन करोगे और फॉर्मूलाज को एक बार अप्लाई करना सीख जाओगे तब हो जाएंगे। और जो 40% क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस होते हैं, एक ऐसे आपसे बनने लगेंगे, एक PYQ से बनने लगेंगे। जब आप PYQ को एनालिसिस करोगे कि नीट के सारे आपने वर्क पर एनर्जी के क्वेश्चन देख लिए तो आपको दिखेगा एक टाइम बाद कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एग्जामिनर एक साइकोलॉजी फॉलो कर रहा है, कुछ नवा चमत्कार नहीं निकाल के दे रहा हो, कुछ ना कुछ सेम रेपिटेशन कर रहा है, सेम साइकोलॉजी को फॉलो करके बार बार क्वेश्चन को बना रहा है। सेम ऐसे ही जेई में भी, जेई एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, सिर्फ जेई मेंस और नीट की बात कर रहा हूँ। तो सेम वो साइकोलॉजी बार बार फॉलो करता है, उस साइकोलॉजी को ही आपको खींचना है कि वर्क पावर एनर्जी में इसकी ये साइकोलॉजी है कि ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है। और अगर आप खुद से नहीं खींच पाते हो तो टीचर खिंचवा देता है कि अच्छा ये साइकोलॉजी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप मेरा लेक्चर जो देखोगे उसमें आपको साइकोलॉजी में हर एक चैप्टर में देता हूँ कि इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे और उसी टाइप के आते हैं। राइट, चलो क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका पेपर की रियलिटी चेक है। तो इससे आपको ये समझ आ रहा है कि 60% क्वेश्चन तो यार फॉर्मूला बेस ही होते हैं, बस फॉर्मूला याद करो, उसको अप्लाई करना सीख लो
और 40% एप्लीकेशन बेस होते हैं जिसको आप PYQ के एनालिसिस से कर सकते हो, राइट। चलो आगे बात करें। नेक्स्ट चीज़ मिस्टेक नोटबुक। यार एक आपको गलतियों की अपनी नोटबुक लगानी है, कॉपी लगा लो, जैसे मैंने भी एक लगाई हुई थी, मेरे JEE टाइम की मिस्टेक नोटबुक है, जिसमें देखो जिसमें क्या करना है आपको, कुल मिला के जो भी आप गलतियाँ करते हो, जैसे मैं आपको एक अपनी एग्जाम्पल से दिखाता हूँ, आपको अपनी एक आपको पता नहीं कितना दिख रहा होगा कि नहीं। जैसे मेरी मिस्टेक नोटबुक में अगर आप देखोगे ना, तो मैं पहले जब JEE के टाइम पे तैयारी कर रहा था 5 साल पहले, तो मैं एक गलती करता था कि जैसे हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, ये हमें पता है ना। अरे पता है ना आपको, V बराबर होता है dx/dt। तो हमारा v dt इंटीग्रेशन करेंगे, इधर इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो मतलब इससे हम इंटीग्रेशन क्या बताता है हमें, इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल या ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, JEE में तो चैप्टर भी है कि इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर कर्व बताती है। तो मतलब इंटीग्रेशन हमें क्या बताती है, एरिया अंडर कर्व। और एक एरिया किसका, कर्व कौन सा है, वेलोसिटी और टाइम का। मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट निकाल के देती है सर। तो ये मुझे पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है उसका मुझे, जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये मुझे पता था, लेकिन इधर मैं गलती क्या करता था ना कि मैंने जैसे ही मान लो ए जैसे मेरा क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन मैंने इधर का एरिया निकाला, लेट से 5 आया है ना, एक सेकेंड, ए जैसे मान लो इसका एरिया मैंने निकाला 5 आया, ए एरिया 5 निकाला, ठीक है, ए 5 है, लेट से मैंने निकाला 2 है, और ए मैंने निकाला 4 है। अब मैंने क्या किया, ये तीनों का एरिया निकाल लिया मैंने। उसके बाद उसमें मैं एक गलती करता था कि 5 + 2 + 4 कर देता था। अब ये मेरी गलती है जो 5 साल पहले मैं करता था। तो मैंने उसके बाद मैंने करके निकाल लिया 7 + 11 कि 11 इसका आंसर होगा, कि 11 इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अलजेब्रिक एरिया हमें निकालना होता है कि ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव में लेना है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव में लेना है। तो मुझे एक्चुअल में करना यह चाहिए था कि नीचे वाला जो 2 है वो -2 लेना चाहिए था, कि 5 - 2 + 4। अब जो मेरा आंसर आएगा वो सही आंसर आएगा कि 7 मेरा आंसर आएगा। क्या बात है, आप समझ रहे हो मेरी? ठीक है। तो ऐसे आपको अपनी गलतियां लिखनी है, जो जो आप गलतियां करते हो। देखो मैंने जैसे लिखा था कि जो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेना है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेना है। जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के क्वेश्चन से आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो अपने आप को अपने लिए मैंने लिखा था कि भाई याद रखना, जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको JEE के क्वेश्चन में या नीट के क्वेश्चन में आया तो तुझे भाई याद रखना है कि ऐसे ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लेना है, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लेना है। ये सब याद रखने के लिए जो भी आप गलतियां करते हो सारी इस आपको एनालिसिस करके इधर लिखते जानी है ना। ऐसे और भी देख सकते हो, जैसे फायरिंग ऑफ बुलेट। पहले मुझे 5 साल पहले समझ नहीं आता था कि फायरिंग ऑफ बुलेट में क्या लगाऊं, तो मुझे समझ आया कि मैंने उसको लिखा कि भाई फायरिंग ऑफ बुलेट जो होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस होता है ना। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस होता है, तो मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखते जानी है, जो कि आपको एक्सपीरियंस देंगे कि कैसे आपको क्या करना है, कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही हैं। ऐसी एक आपको मिस्टेक नोटबुक लगानी है। उसमें आप कोई क्वेश्चन लिख सकते हो, जो गलती होती है वो लिख सकते हो, कुछ भी जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरे से गलती हो सकती है उसको उसमें आपको लिखना है, और उसी को टेस्ट से पहले रिवाइज करना है, सो डैट वो गलती टेस्ट में या एग्जाम में ना हो। ठीक है, तो मिस्टेक नोटबुक लगाओगे तो आपकी काफ़ी सिली मिस्टेक जो होती हैं, जो आपके मार्क्स कम आते हैं, वो सारे रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे कुछ स्मार्ट हैक्स हैं यार। स्मार्ट हैक्स ये हैं कि कैसे आप थोड़ा सा मतलब मेहनत के साथ साथ कैसे कैसे थोड़ा स्मार्टली बिहेव कर सकते हो, क्योंकि आपको साथ साथ में आप कम टाइम में क्वेश्चन भी सोल्व करने होते हैं। तो ये भी नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को पूरा सही फॉर्मेट में सोल्व करो, इतना टाइम भी नहीं होता। हमें एक बाउंडेड टाइम के अंदर सोल्व करना होता है, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ स्मार्टनेस भी होनी चाहिए। स्मार्टनेस क्या क्या है सर? पहली बात, स्टार मार्क फॉर्मूलाज। उन फॉर्मूलाज को स्टार मार्क करो। जैसे अब जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, उस शॉर्ट नोट्स के अंदर भी एक हैक खेलना है कि कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं हर एक चैप्टर में जो आपको बार बार भूलते हैं। तो जो फॉर्मूलेज आपको बार बार भूलते हैं उसको आपको स्टार मार्क करना है, क्योंकि जब आप स्टार मार्क कर दोगे तो फॉर्मूला आपके लिए अलग आइडेंटिफिकेशन रखेगा, अलग इंपॉर्टेंस आपका माइंड उसको देगा। तो जो फॉर्मूलेज आपको बार बार भूलते हैं उसको शॉर्ट नोट्स में स्टार करके रखना, सो डैट उसको आप बार बार और फोकसली देखोगे, आपका माइंड उसको और फोकसली देखेगा, क्योंकि उसमें स्टार लगा होगा। तो वो फॉर्मूले एक टाइम पे आके आपको याद अच्छे से हो जाएंगे। पहली बात तो आपको ये करना है, शॉर्ट नोट्स में जो फॉर्मूले आपको बार बार भूलते हैं उसको स्टार मार्क कर लेना है, राइट। चलो
दूसरी चीज़ एलिमिनेशन टेक्निक। काफ़ी बार ऐसा होता है क्योंकि आपके तो क्वेश्चन ऑप्शन बेस आते हैं, क्वेश्चन एमसीक्यू बेस आते हैं, तो उसमें 4 में से कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि 3 ऑप्शन एलिमिनेट ही हो जाते हैं बिना क्वेश्चन सोल्व किए, कि पता होता है कि ये 3 ऑप्शन हो ही नहीं सकते। तो एलिमिनेशन टेक्निक भी लगाया करो, जरूरी नहीं है कि हमेशा सोल्व ही करना है, राइट। अच्छा, तीसरी चीज़ अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन करना बहुत ज़रूरी है जेई, स्पेशली जेई और नीट जैसे एग्जाम में, क्योंकि इसमें टाइम आपके पास कम होता है। जब आपको दिख रहा हो कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, कि पहला ऑप्शन 40 है, दूसरा ऑप्शन 80 है ना, तीसरा 110 है, 135 है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको दिख रहा है कि ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, और आपको पूछना है कि उन 19.7 को मल्टीप्लाई 19.7 को मल्टीप्लाई करना है आपको, लेट से 4 से, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या आंसर होगा। अब आप 19.7 को मल्टीप्लाई करने की जगह 20 × 4 ही करा करो सीधा, तो आपको दिखेगा कि अच्छा 80 के करीब आंसर आएगा। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने बताया, है ना। तो आप 19.7 को मल्टीप्लाई 4 से करने की जगह 90, मतलब इधर 4.1 मान लो ऐसा दिया होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जगह कि 19.7 को मल्टीप्लाई मैं 4.1 से करूंगा, उसकी जगह इसको यार 20 मान लो, इसको 4 मान लो, तो 20 × 4 80, तो मतलब 80 के आसपास ही आंसर होगा, तो मतलब आप इसको आंसर टिक लगा दोगे, राइट। तो अप्रोक्सीमेशन करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस पूरा मैं एग्जैक्ट करूंगा कि 19.4 को 4.1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इतना टाइम कहाँ है यार, ठीक है। तो जहाँ जहाँ लगे कि अप्रोक्सीमेशन करके ऑप्शन दूर दूर हो, तो अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करके टाइम बचाया करो, उसी को किसी अच्छे क्वेश्चन में लगाना है, ठीक है। चलो आगे, यूनिट एंड डायमेंशन है। आपको पता है कि काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे पूछते हैं कि कोई सिचुएशन दी होती है और नीचे 4 इक्वेशन दी होती है, पूछने की बताओ कौन सी इक्वेशन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो वो चारों में से 3 इक्वेशन तो कभी कभी ऐसी होती हैं जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन ही गलत होता है, तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाती हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ यूनिट एंड डायमेंशन सीखना बहुत जरूरी है। नीट में तो काफ़ी क्वेश्चन है, और जेई में भी हर साल 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं जो कि यूनिट एंड डायमेंशन से सोल्व हो जाते हैं। आपको फिजिक्स आती है चाहे नहीं आती, यूनिट एंड डायमेंशन से सोल्व हो जाते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन सीखना बहुत जरूरी है, वो आपकी बहुत मदद करेगा, राइट। 5वीं चीज़ रिवर्स सोल्विंग। रिवर्स सोल्विंग का मतलब क्या, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन में इक्वेशन दी होती है और नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं, तो रैदर देन क्वेश्चन इक्वेशन से ऑप्शन तक पहुंचना, आप ऑप्शन को ही इक्वेशन में पुट कर दो, समझ रहे हो। अरे यार, एक क्वेश्चन आया आपके सामने जेई या नीट में, ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है कोई, तो जो भी आपको ये भी पता है कि इन चारों में से एक ही इक्वेशन सही, इन चारों में से एक ही ऑप्शन सही है, और जो भी ऑप्शन सही होगा वो उस जो ऊपर क्वेश्चन में इक्वेशन दी है उसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा। तो इन चारों ऑप्शंस को ऊपर वाले क्वेश्चन की इक्वेशन में पुट कर दो, तो बिना कंसेप्ट लगाए भी आपका बस सीधा पुट करोगे, जो ऑप्शन दिए रिवर्स में जाओगे, मतलब हम क्या करते हैं क्वेश्चन से ऑप्शन तक पहुंचते हैं। तो कभी कभी ये भी काम करता है कि ऑप्शन को ही पुट कर दो क्वेश्चन में, ऑप्शन को जब क्वेश्चन पुट कर दोगे तो एक ही सेटिस्फाइड करेगा, बाकी 3 अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे, और जो सेटिस्फाइड करेगा वही आपका आंसर होगा। तो ये 5 टेक्निक्स हैं जिससे आपका बहुत टाइम बचेगा, जिसको आप किसी एक अच्छे क्वेश्चन में लगा सकते हो, राइट। और ये सारा एक्सपीरियंस से ही आता है, जैसे जैसे आप करोगे आपको समझ आएगा कि कहाँ रिवर्स सोल्विंग वाली टेक्निक लगा सकता हूँ, कहाँ अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूँ, कहाँ किस क्वेश्चन को यूनिट एंड डायमेंशन से करके टाइम बचा सकता हूँ, राइट, रैदर देन किसी स्टैंडर्ड मेथड से करना, ठीक है। तो ये यार आपके स्मार्ट हैक्स हैं, इसको आप फॉलो करना। लास्ट में एक कोट है जिसको आप देख सकते हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, इसको मान लेना, यही सच्चाई है जो कोट लिखा हुआ है, इसको मान के चलो। और ये सारी बात थी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे आपको बतानी थी। इससे ज़्यादा डिटेल वे में आपको कोई नहीं बता पाएगा, और इससे ज़्यादा जेन्युइनली भी कोई नहीं बता पाएगा। ये मैं पूरे अपने 5-6 हज़ार बच्चों को पढ़ाने के बाद ये बता रहा हूँ, और सिलेक्शंस करवाने के बाद बता रहा हूँ, और उन स्टूडेंट के सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं जो एक एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे थे। टॉपर्स की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनकी मैं मैथोलॉजी आपको दे ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सारी आपको वो चीज़ें बताई हैं जो कि मैंने एक बिलो एवरेज को जीएमसी और आईआईटी एनआईटी तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक टेक्निक्स उनको फॉलो करवाई थी। तो वही सारी चीज़ें मैंने आपको भी बता दी हैं, तो इसको फॉलो करना शुरू करो तो आपका फिजिक्स में स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो कि ऐसी मैं एक वीडियो केमिस्ट्री पे भी बना दूं, बायोलॉजी पे भी बना दूं, या मैथमेटिक्स पे भी बना दूं, तो नीचे अपने अकॉर्डिंग लिख देना नीट केमिस्ट्री या जेई केमिस्ट्री, ऐसा कुछ लिख देना आप अपने अकॉर्डिंग। और बाकी वीडियो को लाइक करना आपका धर्म है, उस धर्म को आपको निभाना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर देना, जब काफ़ी सारे कमेंट्स 100+ कमेंट्स होंगे और अच्छे खासे लाइक होंगे, तो उसके बाद में आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स इन सब पे, केमिस्ट्री मैथ
और बायोलॉजी पे भी आपकी एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार। आई होप आपका इसके बाद फिजिक्स में मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा कि अगर आप बार बार भूलते हो तो पीडीएफ ले लेना, कि कभी आप भूल जाओ कि क्या 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 बताया था भैया ने, तो वापस वीडियो देखनी ना पड़े, सीधा आपका पीडीएफ देख के काम हो जाए। तो पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए अलविदा।